आज चीन में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती न तो हथियार हैं और न ही सड़कों पर प्रदर्शन। उनके लिए इससे भी खतरनाक है एक पूरी पीढ़ी के युवा जो धीरे धीरे सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं। 2026 में गिटहब पर अपलोड की गई एक साधारण फाइल अचानक चीनी इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये कुछ ही दिनों में तकनीकी कर्मियों और युवा पेशेवरों के बीच फैल गई। इसी के साथ चीन में थकान, बर्नआउट और जीवन की कठिनाइयों पर बात करने वाले वीडियोस को भी लाखों करोड़ों व्यूज मिले। लेकिन ये समझने के लिए कि इसका असर इतना जबरदस्त क्यों हुआ, हमें ये देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में चीन के युवाओं की जिंदगी कैसे बदली है। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। कुछ दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है। कई परिवार गरीबी से निकले, नौकरियां बढ़ीं और मिडिल क्लास बड़ा हुआ। इसी वजह से यह विश्वास बना कि अगर आप मेहनत करें और धैर्य रखें तो जरूर आपकी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन आज के कई युवाओं को लगता है कि पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करता। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है नौकरी। रॉयटर्स और बीबीसी द्वारा उद्धृत आधिकारिक चीनी आंकड़ों के अनुसार 2023 में चीनी युवाओं में बेरोजगारी 20% से ऊपर पहुंच गई थी। फिर ऐसे आंकड़ों का प्रकाशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। चीन ने ऐसे आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। डेटा फिर से जारी करते समय उन्होंने नई गणना विधि अपनाई, लेकिन कई चीनी नेटिजन्स को यह सांख्यिकी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। कई ग्रेजुएट्स को डिग्री के बावजूद स्थिर नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही चीन का रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा भी गिर गया है। कई डेवलपर्स जैसे एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन कर्ज में डूबे, जिससे हाउसिंग मार्केट और मिडिल क्लास का भरोसा प्रभावित हुआ। और ये चीन के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी संस्कृति में घर का मालिक होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई परिवारों के लिए यह स्थिरता और आर्थिक सफलता का प्रतीक है। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने और अर्थव्यवस्था धीमी होने से कई युवा अब अपने माता पिता जैसी जीवन शैली की उम्मीद खो रहे हैं। यहीं पर तथाकथित लाइंग फ्लैट मूवमेंट या तांगपिंग लोकप्रिय हुआ। इसका संदेश बहुत सीधा है। कुछ युवा अब इस प्रतिस्पर्धी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वे सिर्फ जीने के लिए हद से ज्यादा काम नहीं करना चाहते, ना ही ओवरटाइम संस्कृति में पिसना चाहते हैं। और कुछ लोग शादी करना या बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है। चीन में जिसे 996 वर्क कल्चर कहा जाता है, उसका भी इस पर बड़ा असर है, खासकर टेक इंडस्ट्री में। इसका मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना, हफ्ते में 6 दिन। हालांकि हाल के वर्षों में चीनी अदालतों ने इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कई कर्मचारी कहते हैं कि ओवरटाइम अब भी आम है। चीनी सरकार के लिए ये सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक रूप से भी गंभीर समस्या है। जब कम युवा घर खरीदते हैं, शादी करते हैं या खर्च करते हैं, तो आर्थिक गतिविधि और भी धीमी हो जाती है। भविष्य में भरोसा घटने पर उपभोक्ता विश्वास बनाए रखना और मुश्किल होता है। बीजिंग देश के मीडिया और इंटरनेट को नियंत्रित करता है, लेकिन लाखों युवाओं की निराशा रोकना मुश्किल है, जो समान दबाव और अनिश्चितता झेल रहे हैं। और यही बात सरकार को आज सबसे ज्यादा डराती है। यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी है जो अब चीनी सपने के पुराने वादे पर भरोसा नहीं कर रही। और चीन की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। हर साल दसियों लाख नए ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में आते हैं, और चीनी सरकार के आधिकारिक अनुमान के अनुसार आने वाले वर्षों में ग्रेजुएट्स की संख्या और भी बढ़ेगी। इसका मतलब कम नौकरियों के लिए ज्यादा युवा प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि अर्थव्यवस्था धीमी है। और हाँ, उनमें से ज्यादातर को अभी भी नौकरी मिल जाती है। लेकिन बहुत से चीनी युवाओं के लिए मुद्दा सिर्फ रोजगार नहीं है, मुद्दा है कि कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं। चीनी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में डिलीवरी राइडर्स और ऐप आधारित ड्राइवर्स की एक बड़ी संख्या कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। कुछ लोग मास्टर डिग्री के बावजूद फूड डिलीवरी और गिग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि स्थिर करियर मिलना मुश्किल है। और यहीं से सिस्टम का पुराना वादा टूटना शुरू हो गया। कई सालों तक चीनी छात्रों को यह सिखाया गया कि अगर उनका गाओकाओ में, जो कि चीन की बहुत ही कठिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, स्कोर अच्छा है, तो उन्हें शहर में अच्छी नौकरी और स्थिर जीवन मिलेगा। अब कई लोग महसूस कर रहे हैं कि समाज की सभी उम्मीदें पूरी करने के बाद भी
यह काफी नहीं है, ये बोझ और भी बढ़ जाता है चीन की एक बच्चा नीति के प्रभाव के कारण। कई दशकों तक चीन में ज्यादातर परिवारों में केवल एक ही बच्चा होता था, इसलिए बहुत से माता पिता और दादा दादी के लिए उनकी सारी बचत और सारी उम्मीदें एक ही व्यक्ति पर टिकी होती हैं। एक बच्चा, एक भविष्य, एक परिवार की उम्मीद। इसलिए जब बच्चे को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है तो इसका असर पूरे परिवार पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से पड़ता है। इसी के साथ शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी अर्थव्यवस्था की दिशा भी बदलने लगी। 2021 में बीजिंग ने निजी ट्यूशन उद्योग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार चीनी सरकार ने इस नीति को डबल रिडक्शन कहा, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक दबाव और माता पिता के खर्च को कम करना था। लेकिन चीन में ट्यूटरिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गईं और हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। सरकार के लिए यह सामाजिक सुधार था, लेकिन कई कर्मचारियों और नए ग्रेजुएट्स के लिए करियर के मौके अचानक खत्म हो गए। और जब युवाओं की निराशा बढ़ती गई, तब सबसे कठिन दौर आया, 2022 में जीरो कोविड लॉकडाउन। जबकि दुनिया के ज्यादातर हिस्से फिर से खुलने लगे थे, चीन में कोविड प्रतिबंध अब भी बहुत सख्त बने रहे। इसका केंद्र शंघाई था, जो देश के सबसे अमीर शहरों में है। 2022 में इसके 2 करोड़ से ज्यादा निवासियों को कई हफ्तों तक सख्त लॉकडाउन में रखा गया था। प्रवासियों के अपार्टमेंट बिल्डिंग से चिल्लाने के वीडियो सामने आए, खाने और मेडिकल सुविधा की कमी की रिपोर्ट्स आईं और सोशल मीडिया पर आम चीनी नागरिकों की नाराजगी फैल गई। इसके बाद एक त्रासदी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। नवंबर 2022 में उरुमची शिनजियांग में लगी आग में चीनी अधिकारियों के अनुसार 10 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ऑनलाइन ये आरोप तेजी से फैल गया कि लॉकडाउन उपायों ने बचाव कार्य और निकासी को प्रभावित किया। ऑनलाइन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वही घटना बीजिंग की जीरो कोविड नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध की चिंगारी बनी। इसके बाद अचानक विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो चीन में बेहद दुर्लभ है। और बहुत से युवाओं के लिए वहीं से पूरी एक पीढ़ी का मूड पूरी तरह बदल गया। सिर्फ लेटे रहना से यह नजरिया और भी गहरा और निराशाजनक हो गया, जैसे कि कह रहा हो कि अगर हम इस सिस्टम में ऊपर नहीं जा सकते तो फिर हम इसके साथ क्यों चलते रहें। 2022 के अंत में चीन में एक ऐसी घटना हुई जो बहुत समय से नहीं देखी गई थी। शंघाई में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बीजिंग, वुहान, चेंगदू सहित कई शहरों में लोग जीरो कोविड लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतरे। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और बीबीसी के अनुसार ये चीन में कई वर्षों में सबसे बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में से कुछ हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये मामला बहुत संवेदनशील है। चीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, खासकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, बेहद दुर्लभ हैं। कुछ वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी लॉकडाउन नीतियों का विरोध करते नजर आए और कुछ मौके ऐसे भी थे जब लोगों ने सीधे सीसीपी और शी जिनपिंग की आलोचना की और यहीं से व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट का प्रतीक सामने आने लगा। चीन में सार्वजनिक असहमति के कई रूपों पर प्रतिबंध है, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने खाली सफेद कागज अपने हाथ में लिया। कुछ लिखा नहीं था, पर संदेश साफ था, जैसे वो कहना चाहते हों बोलना मना है, फिर भी सब समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तब गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की खबरें भी आई थीं। फिर भी सोशल मीडिया पर यह आंदोलन चीनी सेंसरों के इसे सख्ती से दबाने से पहले ही तेजी से फैल गया और लगभग 3 साल की कड़ी पाबंदियों के बाद अचानक सरकार की दिशा बदल गई। दिसंबर 2022 में बीजिंग ने ज्यादातर जीरो कोविड नियंत्रणों को बहुत तेजी से हटा दिया। कई पर्यवेक्षकों के लिए यह एक साफ संकेत था कि चीनी नेतृत्व ने जनता की भारी नाराजगी को महसूस किया। लेकिन भले ही लॉकडाउन खत्म हो गए, बहुत से युवाओं की थकान नहीं गई, बल्कि ये ऑनलाइन और भी ज्यादा दिखने लगी। 2023 में चीनी सोशल मीडिया पर फुल टाइम चिल्ड्रन शब्द बहुत मशहूर हुआ। ये कोई आधिकारिक श्रेणी नहीं, बल्कि इंटरनेट पर उन युवाओं के लिए शब्द है जो आर्थिक या नौकरी की परेशानी से माता पिता के घर लौट आए हैं। उनमें से कुछ चीन की शीर्ष विश्वविद्यालयों से स्नातक हैं। उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में काम करने के बजाय घर रहना और परिवार की मदद करना
या नई दिशा तलाशना चुना है। कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे साधारण दिनचर्या, दादा दादी की देखभाल या घर में मदद को ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, जबकि उनका कोई स्थिर करियर नहीं है। ऑनलाइन सभी कहानियां सत्यापित नहीं होती, लेकिन ये चीनी इंटरनेट पर बड़ी सामाजिक घटना बन गई है। 2024 और 2025 के आते आते चीन की जनरेशन जेड कम्युनिटीज में एक और शब्द वायरल हो गया, रैट पीपल। ये उन युवाओं के लिए एक स्लैंग है जो समाज की सामान्य दिनचर्या से पूरी तरह से कटे हुए हैं। देर से उठना, लगभग बाहर न निकलना, काम करने की कोई प्रेरणा न होना और समाज के दबाव से बचना। चीनी सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी पोस्ट्स ट्रेंड कर रही थीं। फिर कुछ हैशटैग्स सेंसरों ने हटा दिए या उन पर सख्ती कर दी। चीन में अन्य ऑनलाइन ट्रेंड्स की तरह ये भी जल्दी लौट आता है, बस नई स्पेलिंग या नाम के साथ। कई विश्लेषकों के लिए ये सिर्फ साधारण इंटरनेट ह्यूमर नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य को लेकर गहरी चिंता का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे युवा उत्साहक होते हैं, उपभोक्ता खर्च और आर्थिक विश्वास भी कमजोर होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, नए ग्रेजुएट्स को अवसर ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। यह एक चक्र है जो बार बार घूमता रहता है। 2024 के अंत में ये चर्चा और भी तेज हो गई, जब एक निवेशक सम्मेलन में चीनी अर्थशास्त्री गाओ शानवेन की टिप्पणियां वायरल हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि चीन की असली आर्थिक वृद्धि सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से कम हो सकती है। ये कहना महत्वपूर्ण है कि चीन में असली बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में की जाने वाली सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन विवाद ये है कि किसी चीनी अर्थशास्त्री का इतनी स्पष्टता से देश की आर्थिक चिंताओं पर बोलना बहुत दुर्लभ है। और बहुत से चीनी युवाओं के लिए ये भावना और भी मजबूत हो गई है कि सरकार की आधिकारिक आशावादिता और उनकी रोजमर्रा की हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक प्रसिद्ध चीनी अर्थशास्त्री गाओ शानवेन ने महामारी के बाद चीन में युवाओं की स्थिति के बारे में एक कड़ा बयान दिया। उनके अनुसार बुजुर्गों की अपेक्षा युवा लोगों के जीवन में काम, अवसर और जीवन की दिशा को लेकर कठिनाइयां बढ़ रही हैं और उनके जीवन में स्थिरता की कमी है, जिससे दोनों पीढ़ियों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। उनकी एक पंक्ति ऑनलाइन तेजी से फैली, जिसमें युवाओं को ऐसे बताया गया जैसे लाइट बंद हो और वे सिर्फ नूडल्स खा रहे हों। ये चीनी मुहावरा है जो जीवन के दबाव से हार मानने वालों के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार उनका भाषण वायरल होते ही ऑनलाइन से और संबंधित पोस्ट्स व अकाउंट्स हटा दिए गए। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह चीन में अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक चर्चा की संवेदनशील सीमाएं दिखाता है। टेक इंडस्ट्री में एआई और नौकरियों पर चर्चा और गहरी हो रही है। 2026 में बीजिंग के एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर द्वारा बनाया गया एक गिटहब टूल वायरल हो गया था। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के अनुसार ये कंपनियों में एआई मॉनिटरिंग सिस्टम के बढ़ते इस्तेमाल के जवाब में था। यही मुख्य मुद्दा है। बहुत से वर्कर्स डरते हैं कि उनके काम का डेटा एआई बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, जो आगे चलकर उनकी जगह ले सकता है। इसलिए यह टूल ऐसे डिजाइन किया गया है कि एआई द्वारा इकट्ठा डेटा गड़बड़ हो जाए और भरोसेमंद ना रहे। कुछ लोगों के लिए यह ऑटोमेशन से सुरक्षा है, कुछ लोगों के लिए यह एक तरह की तोड़फोड़ है, लेकिन बड़ी तस्वीर और भी साफ है। नौकरी की सुरक्षा की तलाश में युवाओं और रोजगार बाजार को बदल रही तेजी से बढ़ती एआई के बीच तनाव गहराता जा रहा है। चीनी युवाओं की बढ़ती निराशा के साथ साथ एक और ट्रेंड ऑनलाइन फैल रहा है, जिसे रन फिलॉसफी कहा जाता है। चीनी इंटरनेट पर ही रन शब्द एक शब्दों का खेल है जो देश छोड़ने या बाहर जाने को दर्शाता है, क्योंकि इसका उच्चारण उसी शब्द जैसा है जिसका अर्थ फायदा या भलाई है। कुछ युवाओं के लिए रन का मतलब है कि चीन के बाहर रहना अंदर रहने से बेहतर और उम्मीद भरा है। विभिन्न ऑनलाइन फोरमों पर देश छोड़ने के तरीकों के बारे में विस्तार से गाइड फैल रही हैं। जापान का स्टूडेंट वीजा, कनाडा में काम के रास्ते, सिंगापुर में टेक प्रोग्राम्स, इमिग्रेशन की शर्तों, इंटरव्यू व कानूनी प्रक्रियाओं पर भी चर्चा होती है। इसमें प्रैक्टिकल बातें जैसे पैसे भेजना भी हैं। चीन में कैपिटल कंट्रोल के चलते विदेश पैसे भेजना और मुश्किल हो गया है। पॉलिसी रिपोर्ट्स के मुताबिक पूंजी पलायन रोकने हेतु सीमा पार ट्रांसफर पर सीमाएं और निगरानी लगाई जाती है।
इसी वजह से आम चीनी नागरिकों के लिए फंड्स बाहर भेजना या दूसरे देश में जीवन स्थापित करना और भी जटिल हो गया है। पर्यवेक्षकों के अनुसार ऐसी बातचीत देश में गहरी अनिश्चितता को दिखाती है, जो केवल नौकरी ही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर भी है। नीतिगत रिपोर्टों और चर्चाओं में कनाडा, जापान, सिंगापुर को कुशल कामगारों के पसंदीदा गंतव्य बताया जाता है, जबकि कुछ लोग यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे उभरते विकल्प भी देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह साधारण प्रवासन नहीं, बल्कि यह ब्रेन ड्रेन को लेकर व्यापक चिंता का संकेत है। बीजिंग के मुताबिक रन फिलॉसफी को नकारात्मक या देशभक्ति विरोधी माना जाता है, लेकिन कई युवाओं के लिए यह राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के बाहर एक अधिक स्थिर जीवन और अवसरों की तलाश के बारे में है।